नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। कांग्रेस के कपड़ा फाड़ कांड के बाद लेफ्ट के पत्थरबाज आ गए। मोदी विरोधी गैंग ने जेएनयू में अब क्या गजब कर दिया, जिसकी पूरी चर्चा है, आज आपको दिखाऊंगा। उधर पीएम मोदी कर रहे थे राहुल एंड टीम को एक्सपोज, इधर आधी रात लाठी डंडे पत्थर वाला बवाल कहां मच गया। कपड़ा उतार प्रदर्शन से थू थू कराने वालों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि फिर बवाल होगा, आज आपको दिखाऊंगा। पुलिस पहुंच गई, क्या किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद? क्या गजब गदर मचा है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप का सच क्या है? क्यों योगी वर्सेस अखिलेश का घमासान तेज हो रहा है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाली बात क्यों बोल रहे हैं अखिलेश? कहानी अभी बाकी है क्या? आज इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाके, आधी रात क्या हुआ जिसने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है? तालिबानी और बीएलए ठोक ही रहे, इधर भारत ऐसा क्या कर रहा है कि पाकिस्तान फिर ड्रोन भेज रहा है, आज ये भी बताऊंगा। और उधर ईरान बॉर्डर पर ट्रंप ने खड़ी कर दी इतनी बड़ी फौज, दुनिया भी हैरान है, आज रात ही अटैक हो जाएगा क्या? खामनेई झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप छोड़ने को तैयार नहीं, ईरान अमेरिका युद्ध पर क्या बड़ी खबर आ रही है, ये भी बताऊंगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी? भगवान शिव, विष्णु से लेकर प्रभु श्री राम तक किस भगवान के अस्त्र का नाम क्या होता है और कौन सा अस्त्र सबसे पावरफुल माना गया है? सोचे हैं कभी? आज इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ओला उबर की तरह कैब सर्विस देने वाले नए ऐप भारत टैक्सी के ड्राइवर्स के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। सहकारिता मॉडल पर शुरू हुई भारत टैक्सी को हाल में अमित शाह ने लॉन्च किया था। आज ड्राइवर से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि अभी सिर्फ 500 रुपए लगाने होंगे, 3 साल बाद कंपनी का जो मुनाफा होगा उसे भी ड्राइवर्स में बांटा जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली विदेश यात्रा की गजब चर्चा हो रही है। सिंगापुर दौरे पर पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम समझौते किए। योगी ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस दागी गई वो लखनऊ की। योगी 4 दिन की यात्रा पर सिंगापुर और जापान गए हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद हो गया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में नमाज पढ़े जाने का विरोध किया और नारेबाजी की। इससे पहले यूनिवर्सिटी परिसर की लाल बरादरी में ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में ही नमाज पढ़ी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई का बयान आया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड मामले पर नजर बनी हुई है। इस फ्रॉड से बैंकिंग सिस्टम में किसी तरह का रिस्क नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर तब गिर गए थे जब बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया था। पटना में दिल्ली पुलिस ने फर्जी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद हुई हैं, साथ ही नकली दवा बनाने वाली मशीनें जब्त हुई। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अपनी शादी को द वेडिंग ऑफ विरोश नाम दिया है। शादी की डेट अभी तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह शादी उदयपुर में होगी और हैदराबाद में रिसेप्शन। मेक्सिको में खूंखार ड्रग माफिया एल मेंचो के मारे जाने के बाद सिविल वॉर शुरू हो गई। मेक्सिको के ज्यादातर राज्यों में हिंसा भड़क गई है। एल मेंचो बड़े पैमाने पर मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग तस्करी करता था। उस पर करीब $1.5 करोड़ यानी 136 करोड़ रुपए का इनाम था। अमेरिका से मिली खुफिया इंटेल से मेक्सिको की आर्मी ने एल मेंचो को मार गिराया। एल मेंचो मेक्सिको के इतिहास का सबसे क्रूर ड्रग माफिया था, जो लोगों को मारकर पुल से लटका दिया करता था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। कांग्रेस के कपड़ा फाड़ कांड के बाद लेफ्ट के पत्थरबाज आ गए। मोदी विरोधी गैंग ने जेएनयू में क्या गजब कर दिया। उधर पीएम मोदी कर रहे थे राहुल एंड टीम को एक्सपोज, इधर आधी रात लाठी डंडे पत्थर वाला बवाल कहां मचा। कपड़ा उतार प्रदर्शन से थू थू कराने वालों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि फिर बवाल होगा? सबसे पहले इसका चैप्टर। बॉस नरेंद्र मोदी का अंधा विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उससे भी ये लोग सबक ले लेते तो कोई बड़ी बात थी, लेकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कुछ सीख ले। एआई समिट में कपड़े उतारकर जो कांड किया गया, जिसमें लोगों ने कहा कि अरे भाई देश का ना समिट था, क्या कर रहे थे आप लोग? देश भर में इनकी थू थू हो रही है, लेकिन इतनी फजीयत के बाद भी
कांग्रेस पार्टी सबक सीखने को तैयार नहीं है। कल नरेंद्र मोदी ने इनको एक्सपोज किया, बोले कि जब पहले से ही नंगाई पे उतारू हुई हो तो कपड़े उतार के नंगा क्या हो रहे हो। लेकिन आज भी कांग्रेस वही चीज डिफेंड करने लग गई। राहुल गांधी की जिद कह लीजिए, उनके इशारे पर हो रहा है ये सब, ये कह लीजिए या जो भी कहिए, लेकिन ये तो कांग्रेस ही जाने कि किसके कहने पर क्या हो रहा है। मोदी विरोध में कांग्रेस की जो सोच बनती जा रही है, जिसमें उन्हें देश की बदनामी कराने वाले कांड से भी कोई परहेज नहीं है, वो पब्लिक को तो पसंद नहीं आ रहा बॉस। उसमें कांग्रेस के अंदर ही अब लोग उठकर खड़े हो रहे हैं। खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस के ऐसे आधिकारिक एजेंडे की धज्जियां उड़ाने लगे। इंडी गठबंधन के लोग इनको कह रहे हैं कि क्या कर दिए जी, ये सब कोई तरीका है। राहुल गांधी के बारे में फिर से खुद कांग्रेस के अंदर कहा जाने लगा है कि इनसे ना हो पाएगा। इंडी की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ किसने बड़ा धमाका किया है। एआई समिट में कपड़ा फाड़ कांड पर कांग्रेस जिस तरह से बचाव कर रही है, उसके खिलाफ खुद कांग्रेस के कौन से लोग खड़े हो गए, आज आपको सब बताऊंगा। राहुल गांधी ने अब ऐसा क्या कह दिया भाई कि सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, उधर कांग्रेस का कपड़ा फाड़ कांड है, इधर ऐसी ही अराजक सोच जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में फिर दिख रही है। पहले यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में घुसकर बवाल काटा, अब जेएनयू के अंदर वामपंथी संगठनों के लोगों ने गदर मचा दी। वहां कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। जिन लोगों की राजनीति मोदी ने खत्म कर दी, वो लोग अब अपने अपने युवा संगठनों के जरिए नए नए कांड करवा रहे हैं। जेएनयू के अंदर कल रात बहुत बवाल हुआ है, लाठी चले हैं, डंडे चले हैं, पत्थरबाजी हो गई है, केमिकल से हमले का आरोप लग रहा है, सैकड़ों की नकाबपोश भीड़ घुस आई, यूनिवर्सिटी कैंपस जंग का अखाड़ा बन गया। जेएनयू में कल रात क्या हुआ, वीडियो में क्या दिखा, नकाबपोश चेहरे कौन से थे, जेएनयू के पत्थरबाज कौन निकले, यह भी आज आपको बताऊंगा। जेएनयू के अंदर नए कांड का एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट छात्र संगठनों के दबदबे वाले जेएनयू में हंगामा मचा है। उधर एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जो कांड किया, उस पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन कहां तक पहुंच गया है। क्या बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार अब किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है क्या? क्या चल रहा है, सब दिखाऊंगा देश की पॉलिटिक्स में। लेकिन पहले एक झलक देखिए। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline. को लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाए। उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है। बीते 4 दिन में पूरे देश ने ये 2 तस्वीरें देख ली। कैसे देश के एक वैश्विक आयोजन में कपड़े उतारकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, और कैसे उसके बाद एक नया कांड जेएनयू के अंदर हो गया है, जहां ईंट पत्थर लाठी डंडे सब चल गए भाई। एआई समिट कांग्रेस ने जो कांड किया था, उसे तो अब तक ये लोग डिफेंड ही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो कहा है, बॉस आप सुनिएगा तो आपका सिर चकरा जाएगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि कांग्रेस के कांड के बाद जेएनयू में मोदी विरोधी गैंग ने क्या गजब कर दिया। जेएनयू कैंपस में कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। रात करीब 1:30 बजे जेएनयू में नकाब पहने हुए लोग घुस गए। किसी के हाथ में डंडा था, ये देखिए, नकाब पहन के लोग जो है वो इधर उधर टहल रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में कुर्सी थी, कोई छात्रों को टॉयलेट में बंद करके अंदर केमिकल छोड़ रहा था। जेएनयू के अंदर कल रात कैसे बवाल मचा, पहले आपको उसके कुछ वीडियो दिखाता हूं, फिर बताऊंगा इस कांड के पीछे किसकी साजिश निकली, क्या वजह निकली। जेएनयू में हर कुछ दिन पर ऐसा तमाशा हो ही जाता है बॉस, हर कुछ दिन पर। लोग कह रहे हैं जेएनयू का मतलब क्या बना दिए हो जी, जिनसे नहीं उम्मीद हो गया है क्या? पढ़ने गए हो कि यही सब करने गए हो? जेएनयू के अंदर जो बवाल मचा है उसका तो अभी आपको ट्रेलर दिखाया हूं, अभी और वीडियो दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ही चल रहा है वहां। और जैसे ये वीडियो देखिए, ये वीडियो एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट प्रतीक भारद्वाज का है।
प्रतीक भारद्वाज आरोप लगा रहा है कि कल रात लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जान बचाने के लिए वो बाथरूम में जाके छिप गया। प्रतीक कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि 150 की भीड़ ने बाथरूम के दरवाजे में एक छेद कर दिया और फिर वॉशरूम को स्मोक से भर दिया। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने के लिए काम आता है, उसका वाला पाउडर डाल दिया, जिसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आप देखिए, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त का यह वीडियो खुद प्रतीक ने बनाया है। उस जेएनयू के अंदर बवाल के जो वीडियो आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। एबीवीपी का आरोप है कि यह सारा किया धरा लेफ्ट छात्र संगठनों का है। जेएनयू के बवाल से जुड़ा एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसमें कुछ छात्र हाथ में पत्थर लेके घूम रहे हैं। लड़कियों पर भी पत्थरबाजी के आरोप लग रहे हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर आरोप लगाया तो लेफ्ट छात्र संगठनों की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए। दावा किया गया कि कैंपस के अंदर जो उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उस पर एबीवीपी से जुड़े लोगों ने पथराव किया। जेएनयू में हंगामा, विवादित नारेबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो मारपीट तक पहुंच गई ये चीज। लाठी डंडे चल रहे हैं और जो लोग जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़े बड़े भाषण देते थे वो इकोसिस्टम अब इस हिंसा पर चुप। जेएनयू में कल रात क्या कांड हुआ, यह मामला कहां से शुरू हुआ उसको भी समझिए। कल रात करीब 1:30 बजे लेफ्ट समर्थित जेएनयू छात्र संगठनों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। रात में 1:30 बजे ये लोग दलितों पर दिए गए जेएनयू की वाइस चांसलर के एक बयान के विरोध में मार्च कर रहे थे। यह मार्च के दौरान यह हिंसा हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट छात्र संगठनों ने जबरन छात्रों को अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव डाला। जब वो नहीं माने तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। एबीवीपी का दावा है कि जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला हो गया। एबीवीपी से जुड़े छात्रों के मुताबिक 200 से 300 की संख्या में लेफ्ट समर्थित लोग आए, नकाब पहन के हमला कर दिया। एबीवीपी कह रही है कि इस हिंसा में उनके 10 से 15 छात्रों को चोटें आई हैं। जब पुलिस आई तब जाकर उनकी जान बच पाई। उधर जेएनयू छात्र संगठन आरोप लगा रहा है कि वीसी ने उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए एबीवीपी के गुंडे भेजे थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। एक बार दोनों तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में और क्या जानकारी आई। लेफ्ट की पूरी भीड़ होती है वहाँ पे, वो वहाँ से कुछ देर के लिए चली जाती है और वापस वो अपने टेंट में जाते हैं। वहाँ टेंट से फिर से वो डंडा, लाठी, रॉड, पत्थर लेके अचानक 200 से 250 की संख्या में हम पर अचानक ही अटैक करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एसएल, एसआईएस, SSS के सारे बिल्डिंग्स में हम लॉक लगाते हैं, सारे दरवाजों में लॉक लगाते हैं और फिर वीसी अपने गुंडों को, अपने दलालों को भेजती है। जयंत मिश्रा जैसे लोग, विकास पटेल जैसे लोग, वैभव मीना जैसे लोगों को, अनिमेश मिश्रा जैसे लोगों को वो भेजती है और वो जबरदस्ती हम पे पत्थर मार के, आप देखिए कि हमारे टेंट के ऊपर भी पत्थर पड़े हुए हैं, हमारे पैरों में चोट लगी है, गार्ड भी जख्मी हो जाती है, वो एम्बुलेंस से हेल्थ सेंटर जाती हैं और फिर वो जबरदस्ती लॉकडाउन को खराब करने में वहाँ ताला तोड़ते हैं और गालियां देते हैं और दारू पीकर आते हैं और हमारे तमाम साथियों को मारते हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्र वामपंथी संगठनों पर आरोप लगा रहे हैं। वामपंथी संगठन एबीवीपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जेएनयू के वो बच्चे पिस रहे हैं जो जेएनयू में पढ़ाई करने आए हुए हैं, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जेएनयू छात्र संगठन की अध्यक्ष अदिति खुद ये बात मान रही हैं कि कैसे वो लोग जेएनयू की बिल्डिंग में लॉक लगा रहे थे। ये लोग जेएनयू में सब कुछ बंद करने पर तुले। ये खुद कह रही है कि हम कौन बात का आप लॉक लगा रही है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप लॉक लगा देंगे कि और कोई नहीं पढ़ेगा, कोई वहां अंदर नहीं जाएगा? आपको किसने यह अधिकार दिया? आप जेएनयू में खुद एक स्टूडेंट हैं, टैक्स पेयर के पैसे से जेएनयू चल रहा है। यह तय कर लेंगे ये लोग कि भाई क्या होगा वहां, क्या नहीं होगा। जेएनयू में कभी देश विरोधी नारे लगते हैं, कभी ब्राह्मणों को कोसा जाता है, कभी मोदी शाह के खिलाफ नारे लगते हैं। यही सब करना तो घर पे बैठो, पैसा क्या बर्बाद कर रहे हो? और अब तो मामला नारों से आगे चला गया। कैंपस में मारपीट हो रही है, कैंपस में यही सब हो रहा है और ये लोग बड़े अपने आप को, ये पूरा इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल बताता है। आज कैंपस में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी को ताला लगा दोगे? यह कौन सा हिसाब है? इस प्रोटेस्ट को लेकर जेएनयू प्रशासन ने भी सख्त स्टैंड लिया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कैंपस के अंदर कई एकेडमिक बिल्डिंग्स को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कथित तौर पर बंद कर दिया था। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स सेंट्रल लाइब्रेरी में घुस गए और कथित तौर पर जो स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे उन्हें प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए धमकाया, डराया। पता चला कि इससे 22 फरवरी 2026 की रात को कैंपस में 2 स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच हाथापाई हुई। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इन परेशान करने वाली घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस में इस तरह के बेकाबू बर्ताव की निंदा करता है।
कैंपस में सही एकेडमिक माहौल पक्का करने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमों और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैंपस में शांति और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसा न करने पर नियमों के मुताबिक सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस को बंद करने और बिल्डिंग्स पर ताला लगाने जैसी घटनाओं की निंदा की। साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। इधर जेएनयू में हुए कांड पर बवाल मचा है। उधर कांग्रेस ने एआई समिट में जो कांड किया था उसकी आग अभी तक बुझी नहीं। कांग्रेस को तो इस कांड पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उल्टे 3 दिन बाद राहुल गांधी इसको डिफेंड करने आ गए। बॉस राहुल गांधी ने जो आज कह दिया उस पर तो और बवाल मच जाएगा, जो आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से कूद कूद कर कांग्रेस के कपड़ा फाड़ कांड का बचाव करने में जुट गए हैं, उसकी आग इन्हें लगी है नरेंद्र मोदी के उस बयान से, जिसमें पीएम मोदी ने एआई समिट में कांग्रेस की जिस लेवल की पॉलिटिक्स थी, जिसकी थू हो रही है, उसको एक्सपोज करके धज्जियां उड़ाकर रख दी। पीएम ने क्या कहा था एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं। इसको सुनने के बाद अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, इनके खुद के इंडी गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं कि जो की कांग्रेस वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को तो आग लगी हुई है भाई, कि हमने कुछ कर दिया उसको कोई गलत कैसे बता सकता है। नरेंद्र मोदी ने बखिया उधेड़ कर रख दी तो कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम के कान से धुआं निकलने लगा। कांग्रेस में ऐसी खलबली मची कि ये लोग फिर नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलने लगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो सबसे मोटी चमड़ी वाले प्रधानमंत्री। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया वो खुद नंगे हैं। सुनिए इन लोगों की भाषा जरा प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। देश का सौदा करने वाले आप नंगई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप। नरेंद्र, फिर से नरेंद्र, फिर से नरेंद्र। कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम अब तक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जिस बात को दुनिया गलत कह रही है उस बात को ये लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं। फिर से नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। कांग्रेस इस हद तक जाएगी कि ये खुद इंडी वालों ने भी नहीं सोचा था, इसलिए इंडी वालों ने भी कांग्रेस के कांड का विरोध किया था। पीएम मोदी ने भी इसी बात को कहा था कि ना टीएमसी, ना डीएमके, ना बीएसपी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी ने भी विपक्षी पार्टी ने वो पाप नहीं किया जो कांग्रेस ने किया। आप एक बार सुनिए इनको, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी क्या बोले हैं इस कपड़ा उतार कांड पर। अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है।
फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात तो बिल्कुल ठीक कही। क्या विपक्ष में दूसरी पार्टियों के पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो कपड़े नहीं उतार सकते थे क्या? वो एआई समिट में नहीं घुस सकते थे क्या? क्या वो अपने लोगों को भेजकर एआई समिट में हंगामा नहीं मचा सकते थे क्या? लेकिन बाकियों ने तो ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि कब कहां प्रोटेस्ट करना है, कब कहां विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी का जब ये प्रोटेस्ट सवालों के घेरे में आया तो उन्होंने कहा कि हम किसानों को लेकर चिंतित थे, हम इसको लेकर चिंतित थे, हम उसको लेकर चिंतित थे, इसलिए हमने विरोध की आवाज उठाई। एआई समिट में इस प्रोटेस्ट के बाद आपने कितनी जगह कांग्रेस का ऐसा प्रोटेस्ट देखा है उस दिन के बाद से? इतनी चिंता है आपको किसानों की, इतनी चिंता है आपको दूसरे लोगों की, भर देश में कितनी जगह कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उस दिन के बाद से? आपका मकसद प्रोटेस्ट होता है तो भर देश में कर रहे होते। आपका मकसद था कि एआई समिट के हेडलाइन कैसे बन रहा है दुनिया भर में कि भाई गजब भारत कर रहा है। वहां हेडलाइन बनाओ कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपका मकसद यह था, कोई किसान विसान नहीं था। बेकार की बात ना करिए। बिना सोचे समझे कांग्रेस ने यह कांड किया, और न सिर्फ कांड किया बल्कि डिफेंड कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता बोल रहे थे, चलिए प्रवक्ता हैं, दूसरे लोग हैं, बॉस को खुश करना है, बोल दिया। लेकिन अब तो खुद राहुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या बोले हैं इस पर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और पूरा देश जानता है। पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद। आप सोचिए बॉस, इन लोगों को देश का मूड, देश का सेंटिमेंट ही समझ आना बंद हो गया है। पब्लिक गुस्से में है। इनके इंडिया अलायंस के साथी कह रहे हैं कि गलत किए हो। राहुल गांधी ऐसे लोगों को बब्बर शेर बता रहे हैं। क्या बोलिएगा? राहुल गांधी 3 दिन इस मामले पे चुप रहे। जब पीएम मोदी ने एक्सपोज किया तो उनको लगा कि अरे उन्होंने बोल दिया तो मैं कैसे नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। और सामने आके क्या किया? डिफेंड कर दिया कि नहीं, इन्होंने, हमारे कांग्रेसियों ने तो कुछ गलत नहीं किया, वो तो बब्बर शेर है। बीजेपी, इसीलिए बीजेपी बोलती है कि कहीं ये प्रोटेस्ट तो राहुल गांधी के घर पे प्लान नहीं हुआ था। वो पूछते हैं। राहुल गांधी उस बात को डिफेंड कर रहे हैं जिस पर उनकी सहयोगी पार्टियों ने भी उनसे किनारा कर लिया। गलत बताया, कांग्रेस के नेताओं ने गलत बताया। आप सुनिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा कह रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी इशारों में इस प्रोटेस्ट से सहमत नहीं। Whatever happened yesterday, I'm not sure that was in the right spirit. कांग्रेस के लोग कह रहे हैं भाई कि जो हुआ वो ठीक नहीं लग रहा है। एआई समिट के खिलाफ तो इंडी गठबंधन के दल भी बोल रहे थे, लेकिन वहां जाकर प्रोटेस्ट करने जैसा बचकानी हरकत उनमें से किसी ने नहीं की। अखिलेश यादव को सुनिए, वो भी यूथ कांग्रेस के उस प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं जिसे राहुल गांधी आज भी बब्बर शेर बताकर डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है। वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी, आपके देश का अपमान होता। अखिलेश यादव को देश का अपमान दिख रहा है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को देश का अपमान दिख रहा है, मायावती को दिख रहा है, इंडिया अलायंस के कुछ और नेताओं को दिख रहा है।
राहुल गांधी को क्या दिखता है? इनको नरेंद्र मोदी की आंख में डर दिखता है। दिन भर नरेंद्र मोदी का आंखें देखते रहते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। कब कांग्रेस पार्टी समझेगी कि उनकी यह हालत ये इन्हीं चीजों की वजह से हो रही है? ईगो की लड़ाई मत लड़िए बॉस, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए। हालांकि बीजेपी भी अब इस मामले में बहुत अग्रेसिव है। एआई समिट में कांग्रेस ने जो कांड किया, अब बारी उनके अंजाम भुगतने की है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस की जांच यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुंच गई है। आज दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने लिखा कि उदय भानु को हिरासत में लेना लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। जबकि इंडियन यूथ कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके अध्यक्ष उदय भानु को उनके ऑफिस से उठाकर ले गई। यह तस्वीर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने की है, जहां थाने के गेट के भीतर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु खड़े नजर आ रहे थे। वो हाथ उठाकर अपने समर्थकों को शांत रहने का इशारा भी कर रहे हैं। एआई समिट में कांग्रेस के कांड पर दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है वो भी आपको बता देता हूं। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ लिया है। अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने यूपी और एमपी में कई जगहों पर छापे मारे हैं और बाकी संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आज दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 2 नेताओं को ग्वालियर से पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने आज 4 मुख्य आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब इस केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो गई। यानी यह मामला तो अब बहुत आगे जा रहा है, देखिए कहां जाकर रुकता है। लेकिन जब पुलिस की बात हो ही रही है, पुलिस के एक्शन की बात हो ही रही है, तो अगला चैप्टर देख लीजिए। पुलिस पहुंच गई, क्या किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद? क्या गजब गदर मचा है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप का सच क्या है? क्यों योगी वर्सेस अखिलेश का घमासान शुरू हो गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाली बात क्यों बोल रहे हैं अखिलेश? कहानी अभी बाकी है क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। यूपी में इस वक्त गजब का बवाल मचा हुआ है और यह बवाल हो रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जिन पर एफआईआर हो चुकी है, जेल जाने की नौबत आ चुकी है। आप देखिए कि गजब का यू टर्न लिया है अभिमुक्तेश्वरानंद के केस ने, क्योंकि माघ मेले से जो बवाल शुरू हुआ था उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार चुनौती दे रहे थे। उन्हें लेकर राजनीति भी हो रही थी। मौका देकर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों इस मामले में कूद गए और माहौल बनाने लगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को यह राजनीति इस तरह से भारी पड़ जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अब हालात ये बन गए कि अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे। एफआईआर के बाद पुलिस भी उनकी चौखट तक पहुंच गई है। आज आपको बताऊंगा कि जिस केस में अभिमुक्तेश्वरानंद के गिरफ्तार किए जाने की चर्चा हो रही है, उस केस और यौन शोषण के आरोपों का सच क्या है। अभिमुक्तेश्वरानंद के 5 स्टार कमरे और कथित सीडी का सच क्या है। लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की एक झलक देखिए। तो जेल में डाल देना चाहिए। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। पंचम स्तर पर एक एंड कंडीशन कमरा बनाया। थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हुई एफआईआर के बाद प्रयागराज पुलिस आज वाराणसी पहुंची। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई भी पहुंची और वहां एक पीड़ित का बयान दर्ज किया। कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ करेगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उनको हिरासत में लिया जा सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर हुई। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस जांच करने वाराणसी पहुंची। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। एक बार सुनिए उनको। एक तो ये होता है कि जो एविडेंस है उनको संरक्षण कर लिया जाए, तो एविडेंस तो अब हो नहीं सकते क्योंकि माघ मेला ही उखड़ गया है। दूसरा होता है कि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए, अब इतना दिन बीत गया, उसका भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है कि जो आरोपी है वो भाग ना जाए कहीं,
तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? आपको जो सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से सीएम योगी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रयागराज में माघ मेले के बाद शुरू हुए विवाद के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी को लेकर हमलावर है। अब एक बार फिर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और सीएम योगी के लिए कामनेमी और रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। एक बार सुनिए। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आदित्यनाथ इसके पीछे वही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का बयान भी आ गया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है कि पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। ये उनका अपना घमंड है, उनका अहंकार है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सिर्फ योगी करा रहे हैं अपने अहंकार, उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, ये उनका आरोप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर हंगामा शुरू हो गया। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पहले से सीएम योगी को घेर रहे थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सुनिए एक बार उनको भी। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भयंकर एक्टिव हो रखे हैं। अखिलेश यादव तो सीधा सीएम योगी पर हमले कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर अपना समर्थन दिया। सपा और कांग्रेस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन की बात कही है। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अरेस्ट हुए तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि योगी सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जनता सब देख रही है और चुनाव में शंकराचार्य के अपमान का बदला सरकार से लेगी, यह भी कहा गया। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस विवाद में अपने लिए, अपनी पार्टियों के लिए चुनावी संभावनाएं दिख रही। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा है, उसको भी सुनिए। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर का मेन कैरेक्टर है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने बच्चों को साथ रखा, 1 साल तक कई बार कुकर्म किया। यह भी आरोप है कि नाबालिग बच्चों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सोने के लिए भी कहा जाता था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पीड़ित बच्चे मौका पाकर प्रयागराज में उनके शिविर में आए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो आरोप लगाया कि वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आलीशान कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल तक है। जरा इन आरोपों को लगाने वाले व्यक्ति को भी सुनिए। क्योंकि ऐसे एविडेंस हमारे पास हैं, ये गंदे काम करते थे, हम कहने अभी चाहते क्योंकि समाज सुन रहा होगा। ऐसे गंदा काम मुंह से, जिस मुंह से मंत्र पड़ता है उस मुंह से घिनौना काम कराते हैं, बहुत गंदा काम। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। काशी में इनका विद्या मठ है, पीठ है, जिसके पंचम तर पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाया है, बहुत बड़ा कमरा है, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है। वे सब चीजें वहाँ नंगे
प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। 20 बच्चे हैं अभी हमारे पास, 2 बच्चे हमारे पास हैं और 18 बच्चे उसी आश्रम से पुलिस लेके आएगी और बयान लेगी उनका। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी इसका सच सामने आने बचा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बड़ी संगीन है और इसी वजह से मामला इतना गंभीर हो जाता है। आप देखिए कि बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 3, जिसमें डर पैदा करना या दबाव बनाने का मामला होता है, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5I, यौन शोषण करना। पॉक्सो एक्ट की धारा 6, जिसमें 20 साल की जेल और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 4 सबसेक्शन 2, जिसमें नाबालिग के साथ गंभीर यौन शोषण, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और 17, जिसमें 10 से लेकर 20 साल तक की सजा और जुर्माना है। ये वो धाराएं हैं जो एफआईआर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाई गई हैं और इनमें अधिकतम सजा उम्र कैद तक की है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि पूरा मामला झूठी कहानी पर गढ़ा गया है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनका इतिहास भी बेदाग नहीं है। वैसे लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी की भी कुंडली खोल दी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं, खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी में 27 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गौ हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने, गुंडागर्दी, धमकी, नौकरी के लिए झांसा और झूठा हलफनामा देने जैसे केसेस हैं। विधवा महिला के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में नौकरी का झांसे का केस है। सरकारी नौकरी के बदले 3,30,000 रुपए लेने का मामला है। 2004 चुनाव में 18 की उम्र में झूठा एफिडेविट देने का केस है। लखनऊ से लेकर गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस दर्ज है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है, उसने झूठा आरोप लगाया है। सुनिए एक बार। आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने एक बनावटी केस रखा था। अब उस बनावटी केस में ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने अब ये केस कहां जाता है, इसमें और धमाके होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो धमाके पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहे हैं, अब उसको जरा देख लीजिए अगले चैप्टर में। पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाके आधी रात क्या हुआ जिसने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। तालिबानी और बीएलए ठोक ही रहे, इधर भारत ऐसा क्या कर रहा कि पाकिस्तान फिर ड्रोन पर ड्रोन भेजने लगा है। अब इसका चैप्टर। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हो रखी है कि इधर भारत के बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उसके होश उड़े गए। मुनीर के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बीएलए वाले ठोक ही रहे थे कि तालिबान ने भी कसम खा ली कि खुद पर आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। जिसका अंजाम क्या होगा वो अब तालिबान वाले उसको दिखाएंगे। एक बॉर्डर पर तो पाकिस्तान की लंका लगी हुई, उधर दूसरे बॉर्डर यानी भारत के साथ सीमा पर भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई। पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन पर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। भारत ने अब बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान घबराकर ड्रोन भेज रहा है। पाकिस्तान और मुनीर पर कैसे चारों तरफ से आफत आने वाली है, क्या बड़ा होने वाला है, आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, उसने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक साथ 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया और 80 आतंकियों के मारे जाने का दावा ठोक दिया। लेकिन मुनीर की इस एयर स्ट्राइक ने तालिबान को और भड़का दिया। तालिबान ने इसे रमजान के पवित्र महीने में अपने मासूम नागरिकों पर हमला बताया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के नाम पर मदरसों पर बम गिराए जिसमें अफगान नागरिक मारे गए हैं। और वो कह रहा है कि भाई
रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें तुम ये खून खराबा कर रहे हो। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से तालिबान भी बौखला गया। तालिबान पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की खुली चेतावनी दे रहा है, जिसके लिए तालिबान ने अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना भी कर दिया है। बड़ी संख्या में तालिबान के टैंक, गाड़ियां और जवान अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच तालिबान सरकार के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम चेतावनी का दौर समाप्त हो गया है। अगर हमारे बड़े चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं बच पाएगा। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लोग उल्टे मुनीर को कोस रहे हैं। मुनीर और सरकार हर जगह फेल हो गई है, ये कांड कर रही है, ये बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर तालिबान कहां कहां धमाके करेगा, कहां कहां घुस के मारेगा, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की पब्लिक को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत इसमें ऐसा क्या कह रहा है जो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा देगा। भारत ने भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान इलाके में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए। यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आजादी के लिए अपना सपोर्ट दोहरा दिया है। उधर अफगानिस्तान और इधर भारत, मुनीर और पाकिस्तान का डर हमेशा से यही रहा है कि अगर दोनों तरफ से ठुकाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। इसलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी और ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, तो इधर पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर चेक करना शुरू किया कि कहीं भारत भी तो बॉर्डर पर कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहा। जब भी मुनीर बौखलाता है, घबराता है, तो भारतीय सीमा के पास ड्रोन भेजता है कि जरा देख क्या हो, भारत वाले मारने तो नहीं आ रहे। इस बार भी यही हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उड़ान भरता नजर आया। हालांकि बॉर्डर पर मुस्तैद भारतीय सेना ने उसे मार गिराया या उसे मार गिराती उससे पहले ही वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया कि देखा है सर, अभी नहीं लग रहा कुछ होगा। एलओसी के पास एक गांव में 2 पाकिस्तानी गुब्बारे भी बरामद हुए। इनमें से एक गुब्बारे में पाकिस्तानी 5,000 रुपए का नोट बंधा हुआ मिला, जबकि एक गुब्बारे में अमेरिकी डॉलर बंधा हुआ था। इसके साथ ही गुब्बारों के साथ पाकिस्तान का मोबाइल नंबर और QR कोड भी बंधा मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी नाकाम होने के बाद पाकिस्तान अब गुब्बारे भेजकर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह भी बताता हूं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से मुनीर बार बार ड्रोन भेज रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से भारतीय सेना का जमावड़ा बढ़ता दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान में दहशत तो बढ़ी ही होगी। एक तरफ कल भारतीय सेना जैसलमेर के पास पोखरण में बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। 25 देशों की मीडिया को बुलाया गया है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इस ड्रिल में भारतीय सेना के भीष्म टैंक गोले बरसाते नजर आएंगे। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाले रॉकेट लॉन्चर पिनाका का दम दिखेगा। 27 फरवरी को पोखरण में ही भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी ड्रिल वायु शक्ति की तैयारी में जुटी है। इस ड्रिल में राफेल, जागुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले। वायुसेना के मुताबिक यह ड्रिल दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की याद दिलाएगी और दिखाएगी कि भारतीय वायुसेना कैसे अचूक, अभेद्य और सटीक निशाना लगाकर टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर। यानी बार बार भारत अपने प्लेन उड़ाता है, फाइटर जेट उड़ाता है, कभी टैंक जो है वो लहराता है, उधर उनका बीपी बढ़ जाता है पाकिस्तानियों का। एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय सेना एक इशारा मिलते ही पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार बैठी। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पाकिस्तान के भेजे आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। रविवार को शुरू हुई मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें जैश का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद सब मिला है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम त्रासी 1 दिया है। 326 दिनों तक चले ऑपरेशन त्रासी 1 में सेना ने 7 खूंखार आतंकियों को सफाया कर दिया। ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेज भी शामिल रही। इस ऑपरेशन में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन का हीरो बना स्निफर डॉग टाइसन। टाइसन ने आतंकवादियों के ठिकानों का सही पता लगाया। ये देखिए, ये है टाइसन। इसने ठिकाने ढूंढ दिए, गोली लगने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आतंकियों की लोकेशन कंफर्म कराई।
टाइसन की बताई लोकेशन के बदौलत सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा पाकिस्तान को अलग तनाव देने वाला है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे में भारत और इजरायल के बीच बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल भारत की अपनी सीक्रेट गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल देने का ऑफर दिया है। हवा से लॉन्च होने वाली इजरायल की यह मिसाइल पलक झपकते ही तबाही लाने का दम रखती है। यह मिसाइल दुश्मन की सीमा में घुसकर डीप स्ट्राइक करने में माहिर मानी जाती है। 1500 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। सुखोई के साथ साथ इसे एक मिराज पर तैनात किया जा सकता है। इजरायल की गोल्डन होराइजन मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने का दावा है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ ही नहीं पाते। सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल जीपीएस गाइडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पिछले साल सितंबर में कतर की राजधानी दोहा में हमास के जो ठिकाने थे जिन पर हमला हुआ था, वो इसी गोल्डन होराइजन मिसाइल का इस्तेमाल करके हुआ था। उस दौरान भी मिलिट्री एनालिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि दोहा में शहर के बीचों बीच कतर के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल ने बाईपास कैसे किया। तो जिस मिसाइल से ये धमाके हुए थे, जिसको कोई रडार पकड़ नहीं पाया, वही अब भारत को मिल सकता है, इजरायल दे सकता है। भारत को अगर इजरायल से यह घातक मिसाइल मिल जाती है तो मुनीर और शहबाज की नींद और उड़ जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने पर पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से इस मिसाइल के टारगेट होंगे, वो भी बगैर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आए। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब शुरू होगा, इसमें तो अभी थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच क्या आज रात ही युद्ध शुरू होगा? अगला चैप्टर। ईरान बॉर्डर पर ट्रंप ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है बॉस कि दुनिया हैरान है। आज रात ही अटैक होगा क्या? खामनेई झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप छोड़ने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिका युद्ध पर क्या बड़ी खबर आई है, अब आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिरे हुए हैं, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया टैरिफ वाला। तो अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया कि ईरान को तो घुटनों पर लाऊंगा, राष्ट्रवाद का चूरन अपने लोगों को चटाऊंगा और कहूंगा देखो मैं कितना कमाल का हूं। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया है। आप देखिए कि अमेरिका ने पिछले 23 साल में सबसे बड़ी घेराबंदी की है बॉस। अमेरिका ने अपनी आधी फौज, कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उतार दी है। अमेरिका ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक शुरू कर सकता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के सबसे करीब पहुंच रहा है। सबसे एडवांस फाइटर जेट हमले की तैयारी किए बैठे हैं। अमेरिकी घेराबंदी के बीच ईरान ने भी रूस के साथ बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, यानी दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ताकत के मामले में ईरान से कहीं आगे। युद्ध हुआ तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो दुनिया में किस तरह से हंगामा मचेगा। ट्रंप कब ईरान पर अटैक का ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं, कौन किसके साथ खड़ा होगा, ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बदलते हालात को देखते हुए कमर्शियल फ्लाइट समेत मौजूद ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके तुरंत ईरान छोड़ दीजिए। यानी भारत ने एक तरह से अपने नागरिकों से कह दिया है कि जैसे भी हो तुरंत ईरान से निकलो तुरंत। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं, यह अमेरिका की तैयारियों में दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है जो अब तक कभी नहीं हुआ, कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स सिर्फ ईरान के लिए लगा दी और ट्रंप ने अपने आधे हथियार ईरान के खिलाफ खाड़ी में उतार दिए। यह अमेरिका की डिप्लॉय करने लायक कुल एयरफोर्स का करीब 40 से 50% हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और 2003 के इराक युद्ध में भी किया था। यानी अमेरिका ने आज तक कभी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं की। मतलब उस वक्त जो किया था उससे भी थोड़ा ऊपर ही का मामला दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह तैयारी आर पार की लड़ाई की है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की भी चर्चा हो रही है जिसमें अमेरिका के सैनिकों का खाना परोसा गया है। उसे लास्ट मील लिखा जा रहा है। यह तब होता है जब अमेरिकी सैनिकों की युद्ध क्षेत्र में तैनाती की जाती है। तो जिस तरीके से अमेरिका तैयारी किए बैठा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आज रात या कल तक कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो कब होगा नहीं होगा, इसके लिए आप पाठशाला देखते रहिए।